हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, यानी कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, इसके अलावा कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम या फिर आपका कोई पटवारी का एग्ज़ाम हो, डिफेंस का एग्ज़ाम हो, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके और जीएस का सेक्शन पूछा जाता है, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें हमने सभी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया है। लाइक आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक, जीके, कंप्यूटर, इन सभी को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे और डेली आपका ये प्रैक्टिस सेट चलेगा जिसमें हम टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो हमारे पड़ोसी देश जिसका नाम है भूटान, इसके साथ में सीमा को साझा करते हैं। तो देखिए, बाउंड्री से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आजकल काफ़ी पूछे जाते हैं। जो भी न्यूज़ में रहती है बाउंड्री, जैसे कि कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है वो न्यूज़ में रहता है, तो उससे संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर बात हुई है भूटान देश की। तो जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा आपका भूटान। अब भूटान से लगने वाले जो राज्य हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है सिक्किम, जो भूटान के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। नीचे की तरफ आप देखोगे वेस्ट बंगाल, जो अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं अगेन भूटान के साथ में। फिर आते हैं यहाँ पर असम, जो कि बाउंड्री शेयर करता है भूटान के साथ में। और इधर से आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि बाउंड्री शेयर करता है अगेन भूटान के साथ में। तो देखिए, असम भी शेयर करता है, पश्चिम बंगाल भी शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश भी शेयर करता है, और साथ ही में सिक्किम भी बाउंड्री शेयर करता है भूटान के साथ में। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से सभी। तो सभी के सभी जो है भूटान से अपनी सीमा को साझा कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि कितनी सीमा को साझा करते हैं। तो देखिए, कुल अगर हम बात करें, भूटान भारत के साथ में कुल 699 किलोमीटर की सीमा को साझा करते हैं, जिसमें 4 भारतीय राज्य शामिल हैं। अगर हम बात करें असम की, तो ये सबसे बड़ी बाउंड्री को शेयर करते हैं, जिसमें आती है आपकी 267 किलोमीटर की बाउंड्री। फिर है आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि 217 किलोमीटर की बाउंड्री को शेयर करता है। फिर आता है आपका पश्चिम बंगाल, 183 किलोमीटर की बाउंड्री। और फिर आता है सिक्किम, जो कि शेयर करता है 32 किलोमीटर की बाउंड्री यहाँ पर शेयर करता है भूटान के साथ में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा को क्या नाम दिया गया है, जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच में तीव्र हो जाती है। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट जो बिहार, यूपी, इन सभी एरिया से आते हैं, तो आपने अक्सर सुना होगा, हम गर्मियों में समय पे बोलते हैं कि बहुत गर्म लू चल रही हैं। तो यानी कि जो वो गर्म और शुष्क हवा होती हैं जो कि उत्तरी मैदानों में चलती हैं, उनको हम कहते हैं क्या? लू। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। इनका टेम्परेचर कई बार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका जो तापमान होता है वो 45 से लेकर 50 डिग्री के बीच में होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म, जब आप देखोगे, महसूस करोगे, तो बहुत ही ड्रास्टिक ये होती है, बहुत ही गर्म हवा यहाँ पर लगती है। तो देखिए, लू मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े रेगिस्तानी क्षेत्रों, जैसे कि आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया, चौलिस्तान रेगिस्तान और दक्षिणी बलूचिस्तान वाले एरिया में आपको देखने के लिए मिलती है। फिर जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो देखिए, जीएसटी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, आए दिन ये चर्चों में रहता है। तो जीएसटी के बारे में सबसे पहले तो आपको जानना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए, जीएसटी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कई बार डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये फुल फॉर्म आपसे पूछेंगे किसकी? जीएसटी की। हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम जानते हैं माल और सेवा कर के नाम से। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इसकी फुल फॉर्म जो है वो इस तरीके से याद करें, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि किस प्रकार का टैक्स है या फिर किस प्रकार का कर है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक आपका अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करें जीएसटी की फुल फॉर्म की, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भारत में पहली बार जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में। और जीएसटी पहली बार अगर हम बात करें दुनिया में, ये लागू हुआ था फ्रांस में, कब? 1954 में। और जीएसटी बिल को पास करने वाला पहला भारतीय राज्य तो ये बना था असम। जीएसटी परिषद के प्रमुख कौन होते हैं? तो दो हमारी वित्त मंत्री होते हैं।
वही होते हैं जीएसटी काउंसिल के हेड। लेकिन अभी वर्तमान में हमारी जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमण जी, तो इसीलिए जीएसटी परिषद के प्रमुख भी कौन है, ये है निर्मला सीतारमण जी। अब इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, कौन सी सरकार आएगी, तब यहाँ पर इसका आंसर चेंज हो जाएगा या यही रहेगा, गॉड नोस। तो आप ध्यान रखेंगे, इसको अपडेट करके चलना है, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद में रिजल्ट आएगा कौन सी पार्टी आपकी जीतती है, उसके बाद क्या पोर्टफोलियो किसको मिलता है, उसके बाद ही आप यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जीएसटी परिषद का जो हेड होता है वो होते हैं करंट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर या फिर वित्त मंत्री होते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलेगा नई दिल्ली में। फिर है क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष यूएनएफसीसी के द्वारा स्वीकारा गया था। तो देखिए, अगर हम बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की, तो इसको स्वीकारा गया था 1997 में। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की, तो बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी है या फिर आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसमें 6 ग्रीन हाउस गैसों की बात यहाँ पर की गई है, जो कि है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन और साथ ही में सल्फर हेक्साफ्लोराइड की यहाँ पर बात की गई है। तो ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल होने वाली यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसको कब अपनाया गया था, तो ये 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में से अपनाया गया था और वहीं से इसका नाम पड़ा था क्योटो प्रोटोकॉल। फिर है प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व ये किसने किया था। तो देखिए, प्लासी का जो लड़ाई थी, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, तालीकोटा का बैटल हुए, 1857 का रिवोल्ट, ये कुछ ऐसे रिवोल्ट हैं हिस्ट्री में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसी में एक सबसे प्रोमिनेंट और सबसे इंपॉर्टेंट जो बैटल आती है वो आती है आपकी प्लासी की लड़ाई, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी, जो हुई थी 1757 में। तो आपसे पूछा गया कि इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो नेतृत्व किया था वो क्या था, रॉबर्ट क्लाइव ने। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब जब भी कोई आप बैटल पढ़ें तो सबसे पहले आपको जानना है कि वो बैटल कब हुआ था, किन किन के बीच में हुआ था, इसके अलावा कहाँ पर हुआ था और कौन विजय हुआ, कौन उपविजय रहा। इन सभी फैक्ट के बारे में आपको किसी भी बैटल का पता होना चाहिए। जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है अंग्रेजों का नेतृत्व किया। बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये हुआ था, कब हुआ था, ये सभी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करें प्लासी का युद्ध 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और साथ ही में बंगाल के नवाब के बीच में ये हुआ था 23 जून 1757 को। अब ये बेसिकली कह सकते हैं कि एक निर्णायक युद्ध था, जिसके बाद में ये पता चला था कि ब्रिटिशर्स का प्रभाव भारत में कितना है। अब ये तो मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। अब आप मुझे बताओगे कि बंगाल के नवाब की तरफ से कौन उस टाइम पे बंगाल का नवाब था जो कि बैटल ऑफ प्लासी में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिले थे। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। फिर है भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था। तो भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय ये थे लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। ये कब से कब भारत के वायसराय थे, तो 1856 से लेकर 1862 के बीच में ये भारत के वायसराय रहे थे और ये भारत के पहले वायसराय थे। अब देखिए, 1857 का रिवोल्ट आपने देखा, उससे पहले की कहानी कुछ और थी और उसके बाद की कहानी कुछ और थी। इससे पहले जो शासन हुआ करता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों हुआ करता था, लेकिन बाद में जो रूल 1857 के बाद में, तब यहाँ पर क्राउन रूल आपका आ चुका था। जब क्राउन रूल आया 1858 में, तभी जो है ये पोर्टफोलियो जो था पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसको चेंज करके कर दिया गया था वायसराय ऑफ इंडिया। तो इसी में भारत के पहले वायसराय ये बने थे लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, वायसराय भारत की रियासतों के लिए ब्रिटिश क्राउन प्रतिनिधि हुआ करता था। और लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत के पहले वायसराय और गवर्नर जनरल यहाँ पर बने थे। गवर्नर जनरल तो हालांकि पहले बोला करते थे, लेकिन पहला वायसराय आपको पता होना चाहिए कौन थे, ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग। फिर है आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, स्वर्ण क्रांति की बात करें, इसका संबंध फल उत्पादन से है, क्या ये चीज़ सही है, ये आपको बताना है। नीली क्रांति ये उर्वरक से है, ये क्या सही है। और पीली क्रांति की बात करें, ये अंडा उत्पादन से है, तो आपको बताना है कि इनमें से गलत कौन से है। तो ध्यान रखिएगा, नीली क्रांति और पीली क्रांति ये दोनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखेंगे। देखिए, नीली क्रांति की बात करें, नीला होता है पानी, तो पानी से आप याद रखेंगे इसमें यहाँ पर मछली से संबंधित चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि मत्स्य पालन की यहाँ पर बात
कर रहे हैं किसमें, नीली क्रांति में। वही बात करें पीली, तो पीला होता है तिलहन, तो तिलहन से संबंधित जो भी चीज़ आती है वो आती है किसमें, आपकी पीली क्रांति में। स्वर्ण क्रांति या फिर सुनहरी क्रांति की बात करें तो जो फल होता है, बागवानी, इन सभी का उत्पादन हम करते हैं किसमें, स्वर्ण क्रांति में। तो ध्यान रहेगा, नीली क्रांति पीली क्रांति यहाँ पर गलत है, जबकि स्वर्ण क्रांति यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एज आई ऑलरेडी मैंशन कि नीली क्रांति मत्स्य से है, पीली क्रांति तिलहन से है और स्वर्ण क्रांति आपका फल और बागवानी से है। फिर निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है आपका एंजल जलप्रपात, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा वेनेजुएला में। तो ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, एंजल जलप्रपात की बात करें तो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये कहाँ पर है, ये है आपका वेनेजुएला में। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई ये है लगभग 3212 फीट, ये इसकी ऊंचाई है। और ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कानाइमा राष्ट्रीय उद्यान में। फिर है विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये कब मनाया जाता है, तो देखिए अगर हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस तो ये बनता है 5 जून को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, जब भी कोई आप डे पढ़ें जो कि इम्पॉर्टेंट होता है तो उसमें आपको थीम हमेशा पता होनी चाहिए कि जो भी आपकी करंट ईयर है उसकी थीम यहाँ पर क्या है। तो देखिए, अभी तो जून 2024 नहीं आया है, तो इसलिए 2023 की थीम अभी पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका जून से पहले कोई एग्ज़ाम होता है जिसमें आपके क्वेश्चन पूछते हैं तब आपको 2023 की पता हो, दैट्स गुड। लेकिन अगर 2024 में 5 जून के बाद कोई पेपर होता है तो उसमें 2024 की जो थीम रहती है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाते हैं 5 जून को। 2024 की जब थीम आएगी उसको हम अपडेट कर देंगे हमारी क्लासेस जो आती है डेज एंड थीम वाली में। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है ये मनता है 5 जून को, और ये प्रकृति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके महत्व का वर्णन करने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। अगर हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की तो 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन के समय इसकी जो है शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा ये कौन सी है, तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा बनाने वाली रेखा है इसका नाम है मैकमोहन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। वही रेड क्लिफ की बात करें तो रेड क्लिफ ये आती है किस किस के बीच में, ये आती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ड्यूरेंट लाइन की अगर हम बात करें तो ये वैसे तो कहते हैं इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, लेकिन आपको देखना है इसका सही आंसर है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगी ड्यूरेंट रेखा। फिर है जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है, तो जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो ये बेसिकली यहाँ पर अलग करती है किस किस को, ये अलग करती है स्पेन और साथ ही में मोरक्को को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैप में नीचे है आपका अफ्रीका, और अफ्रीका में जो यहाँ पर कंट्री आती है वो है आपकी मोरक्को के नाम से हम उसको जानते हैं। और यहाँ पर है आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यानी कि जिब्राल्टर जल संधि, और इसके ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा स्पेन। तो स्पेन और मोरक्को के बीच में जो स्ट्रेट है उसी को कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको इसका पता होना चाहिए। फिर रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है, तो रामसर सम्मेलन की बात करें इसका संबंध है आर्द्र भूमि यानी कि जो वेटलैंड्स होते हैं उनसे इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब आई है बात यहाँ पर वेटलैंड्स की, तो 2 फरवरी को यहाँ पर हम मनाते हैं वेटलैंड डे, और अभी भारत में 5 नई साइटों को जोड़ा गया है किसमें, वेटलैंड्स में। और भारत में अगर हम बात करें रामसर स्थलों की संख्या ये बढ़कर हो चुकी है 80। अब 2 फरवरी को ये मना चुके हैं रामसर वेटलैंड डे, रामसर स्थल का दिवस हम मना चुके हैं। तो आपको बताना है 2024 में 2 फरवरी को जो वेटलैंड डे मना है इसकी थीम क्या थी, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। अब देखिए यहाँ पर रामसर जो शब्द आया है ये इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते कि कन्वेंशन क्या था। तो ये कन्वेंशन हुआ था 1971 में, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों पर विशेष रूप से एक जल पक्षी आवास आर्द्र भूमियों के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। भारत ने 1 फरवरी 1982 में इसको अपनाया था, इस पर हस्ताक्षर किए थे। और अगर हम बात करें भारत के पहले रामसर स्थल ये थे आपकी चिलिका झील जो कि उड़ीसा में है, और एक था आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
जो कि आपका राजस्थान में है। इन दोनों को ही भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में हम जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रामसर सम्मेलन किससे? आर्द्रभूमि से है। 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे मनाते हैं। चिलिका झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के पहले रामसर स्थल थे और भारत ने इसमें संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1 फरवरी 1982 को। ये सभी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो ये कहते हैं अंटार्कटिका को। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अंटार्कटिका को अपने अनूठे वातावरण और कई वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशनों की उपस्थिति के कारण इसको विज्ञान के समर्पित महाद्वीप के रूप में हम जानते हैं। और वैज्ञानिक अगर हम बात करें, अंटार्कटिका में जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियोलॉजी और खगोल जीव विज्ञान जैसे विषयों पर अध्ययन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्टिनेंट विच इज़ स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू द साइंस, ये है आपका अंटार्कटिका। फिर है, दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो 5वीं आपकी पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि केवल 4 साल की थी। और ये कब से कब तक थी? तो ये थी 1974 से लेकर 1978 के बीच में। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर दच्चीग्राम वन्यजीव अभयारण्य ये निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो दच्चीग्राम वन्यजीव अभयारण्य की बात करें, इंपॉर्टेंट है काफ़ी और आपको देखने के लिए मिलेगा जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर प्रस्तावना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रियम्बल, तो इसके अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में है? तो प्रियम्बल के अनुसार अगर हम बात करें तो जो परम शक्ति है ये निहित है किसमें? भारत की जनता में। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब भी आप प्रियम्बल या फिर प्रस्तावना को पढ़ते तो इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यानी कि जितनी भी शक्ति निहित है वो किससे डराइव होती है? तो वो होती है आपकी कहाँ से? जनता से, यानी कि जो इंडिया के लोग हैं, यहाँ के नागरिक हैं, उनमें ये शक्ति निहित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत ये किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो ये लिए गए थे आयरलैंड से। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, तो ये पार्ट नंबर 4 में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक? 36 से लेकर 51 के बीच में। तो देखिए, पार्ट नंबर 4 में ये मेंशन है और इसमें बेसिकली आर्थिक, सांस्कृतिक और अधिकार, इन सभी अधिकारों के बारे में बात की गई है और इनका उद्देश्य होता है राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ भौतिक राशियाँ और कुछ मात्रा के, तो आपको बताना है इसका करेक्ट मैच यहाँ पर क्या है। तो देखिए, त्वरण की अगर हम बात करें, त्वरण यानी कि आपका एक्सेलरेशन होता है, तो जो इसकी यूनिट होती है वो होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि v - u अपॉन टी इसकी फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको मेज़र करें तो ये होती है मीटर पर सेकंड। नीचे भी आपका सेकंड आएगा तो इसकी जो यूनिट बनेगी वो बनेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये फर्स्ट आपका मैच होगा थर्ड से। तो ये ऑप्शन कटा, ये ऑप्शन कटा, यहाँ पर आपको 3 देखने के लिए मिलेगा। अब अगला देखते हैं, बल की बात करें तो बल की यूनिट ये होती है आपकी न्यूटन, यानी कि 4। तो बी का 4 हो गया। कार्य होता है आपका जूल में, यानी कि फर्स्ट, और आवेग यानी कि इम्पल्स, इसका फॉर्मूला होता है F/T, यानी कि न्यूटन इंटू सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं त्वरण आपका होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बल आपका होगा न्यूटन में, फोर्स कार्य होगा आपका जूल में और आवेग आपका होगा न्यूटन सेकंड में। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। डायरेक्टली आपको याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर डी आप इसमें याद रखेंगे। फिर वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अगर हम बात करें अनुसूचियों की, तो वर्तमान में जो भारत के में अनुसूचियां हैं वो है आपकी 12। तो ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें संविधान में 400 से ज़्यादा अनुच्छेद और आपको 22 भाग, साथ में आप देख सकते हैं 25 भाग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि 22 भाग ओरिजिनली थे लेकिन बाद में इसमें कुछ पार्ट्स को जोड़ा गया। तो 25 भाग यहाँ पर टोटल है। डिपेंड करता है ऑप्शन आपके पास क्या आता है, 22 या 25, तो उस हिसाब से आपको लगाना है। अगर 25 ऑप्शन अवेलेबल है तो आप 25 पर टिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप 22 पर टिक करेंगे, ठीक है।
तो अभी वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियाँ, जब संविधान हमारा लागू हुआ तब यहाँ पर हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थी और अलग अलग 4 बार संशोधन हुआ और हमारी ये अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई थी। तो अब कुल मिलाकर हमारे पास जो अनुसूची यानी कि शेड्यूल है वो है टोटल कितने, 12। फिर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो ये है आपका अनुच्छेद नंबर 44, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 44 जो कि भाग 4 में है वो डील करता है किससे, यूनिफॉर्म सिविल कोड से। और अभी आपने उत्तराखंड का केस सुना होगा, तो उत्तराखंड आपका पहला देश बना है आज़ादी के बाद जिसने यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। इसमें क्या होता है, राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में क्या करेगा, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यहाँ पर सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो आपको ध्यान रखना ये किस में है, ये है आपका भाग नंबर 4 अनुच्छेद नंबर 44। अगला क्वेश्चन है आपका, सोडियम के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो ध्यान रखिएगा जो सोडियम होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये होती है 11, क्योंकि जब आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तब आप देखोगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ पर आपका आएगा नियोन एंड देन आपका आएगा सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर ये होता है 11 और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन इनकी संख्या होती है किसके बराबर, ये होती है एटॉमिक नंबर के बराबर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये जो अगर हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की, तो इसकी स्थापना ये हुई थी अनुच्छेद नंबर 315 के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें यूपीएससी तो इसकी स्थापना ये हुई थी आर्टिकल नंबर 315 के अंतर्गत। और अगर हम बात करें पार्ट की तो इसमें ये आता है आपका भाग नंबर 14 में। तो ध्यान रहेगा अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक ये डील करता है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ यानी कि जो आपकी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, ये किस महासागर में है? तो ये आपकी स्थित है किस महासागर में? तो ये आपकी हो जाएगी प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए ग्रेट बैरियर रीफ की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट से दूर प्रशांत महासागर में प्रवाल भित्तियों, शोल और टापू का एक परिसर है जो दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति परिसर है। इसकी अगर हम बात करें लंबाई की तो 16 किलोमीटर से 160 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। 2000 किलोमीटर से अधिक की उत्तर दक्षिण पूर्वी दिशा में ये फैली हुई है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखने की ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की जो है ये है आपकी पैसिफिक ओशन में। अगला है, भारत अपना संविधान दिवस कब मनाता है? तो संविधान दिवस की बात करें ये बनता है 26 नवंबर को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान ये बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। हालांकि जो लागू हुआ था ये 26 जनवरी को हुआ था, लेकिन आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था। तो देखिए संविधान दिवस को संविधान दिवस के रूप में हम इसलिए जानते हैं क्योंकि 26 नवंबर को भारत का संविधान यहाँ पर अपनाया गया था और बट ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। फिर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट सिटिंग की संकल्पना ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें जॉइंट सिटिंग की तो इसको बुलाता कौन है? तो जॉइंट सिटिंग को यहाँ पर बुलाने की जो एक राइट होता है वो होता है प्रेसिडेंट के पास में, लेकिन इसको प्रिसाइड करते हैं कौन? लोकसभा के स्पीकर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और किसी भी विधेयक यानी किसी भी बिल को पारित करने के लिए दोनों सदनों की सहमति होनी काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन अगर दोनों सदनों की सहमति नहीं हो पाती तो प्रेसिडेंट क्या करता है, वो एक जॉइंट सिटिंग को बुलाता है, यानी कि दोनों हाउसेस को वो बुलाएगा, तब वो आपस में बातचीत करके जो भी वहाँ पर हल निकलेगा उसके अकॉर्डिंग वो लॉ वहाँ पर मॉडिफाई होगा। लेकिन आपको बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो जॉइंट सिटिंग है वो लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से। बुला कौन सकता है? ये कर सकते हैं प्रेसिडेंट और इसको प्रिसाइड करते हैं लोकसभा के स्पीकर। फिर उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है?
तो वो दिया गया आर्टिकल नंबर 129 में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी ये था वास्को डिगामा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। लेकिन इससे पहले भी एक स्टोरी है, बार्तोलोमेओ डियास आए थे लेकिन वो पूरा भारत तक नहीं आ पाए, बीच में ही वो मुड़ गए थे। उन्हें लगा कि उन्होंने भारत की डिस्कवरी कर ली है, लेकिन वो रॉन्ग थे। तो वो वापस से जब आए, लेकिन फिर दोबारा वास्को डिगामा आए तो उन्होंने जो है भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी ये कौन था? तो ये था वास्को डिगामा। तो देखिए, यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपनी भारत में सबसे पहले आई थी, सबसे बाद में भी यही गई थी। और 17 मई 1498 को इन्होंने भारत की पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पर ये पहुँचे थे। और वहाँ पर इन्होंने इन्हें जो है जमोरिन, जो एक कालीकट के शासक की उपाधि थी, उन्होंने इसका सम्मान यहाँ पर किया था। फिर वर्तमान में प्रचलित जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिज़ाइन ये किसके द्वारा तैयार किया गया? तो ये तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष ये थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, 9 दिसंबर को हुई पहली बैठक में संविधान सभा ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष चुना और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। यानी कि 9 दिसंबर को जो चुने गए थे अस्थायी अध्यक्ष तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन 11 दिसंबर को जो चुने गए थे वो थे स्थायी अध्यक्ष, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। फिर एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये कहाँ पर स्थित है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की बात करें, ये है आपकी नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। देखिए, नई दिल्ली में जब आप कुतुब मीनार देखने के लिए जाओगे तो कुतुब मीनार के पास में ही आपको देखने के लिए मिलेगी एक मस्जिद जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो ये ध्यान रखना है आपको कहाँ पर है, कुतुब मीनार परिसर में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही हो जाएगा। फिर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की बात करें तो दिल्ली के कुतुब परिसर में, और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में बनवाया था। और इसको बनवाने के पीछे का रीज़न क्या था? तो ये एक तरीके से विजय स्तंभ के लिए जाना जाता है और भारत में मुस्लिम विजय का जश्न यहाँ पर ये मनाता है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो इनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब ये तो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट लेडी तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। फर्स्ट अगर इंडियन लेडी की बात करें तो वो थी सरोजनी नायडू। और इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे बुजुर्ग इसमें थे कौन? दादा भाई नेहरू जी। और पहले को प्रेसाइड किया था किसने? WC बनर्जी ने। ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? तो बंगाल में द्वैध शासन की नींव ये रखी थी रॉबर्ट क्लाइव ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी और रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स की शुरुआत की। और इस दोहरी प्रणाली में कंपनी ने दीवानी राइट्स के तहत राजस्व एकत्र किया और राजा के पास में जो प्रशासन शक्ति यहाँ पर चली गई थी। तो मतलब बेसिकली कंपनी के पास में दीवानी राइट्स थी जिसके तहत वो राजस्व एकत्र कर सकता था और राजा के पास में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर पावर थी। फिर बंगाल से द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? तो बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपस में ध्यान रखेंगे। देखिए, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया कि जो द्वैध शासन था मतलब दो अलग अलग लोग अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें इसको समाप्त किसने किया तो वॉरेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवान के रूप में कार्य करने और अपने स्वयं के एजेंटों के द्वारा राजस्व को एकत्र करने का निर्णय लिया और इसी के बाद में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू करी गई जो ये ड्यूअल सिस्टम था यानी कि द्वैध शासन प्रणाली थी, इसको समाप्त कर दिया गया। और इसको समाप्त किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त किया था। फिर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा ये कहा है? तो ये कहा आर्टिकल नंबर 32 को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर 1857 के विद्रोह के दमन के बाद में मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ पर निर्वासित कर दिया गया था? तो इन्हें निर्वासित किया था रंगून में। तो ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो
तो देखिए 11 मई 1857 को सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को अपना नेता यहाँ पर घोषित कर दिया था और उन्हें शहंशाह हिंदुस्तान नाम भी दिया था। 1857 के भारतीय विद्रोह में उनकी भागीदारी के बाद में अंग्रेजों ने उन्हें रंगून में निर्वासित कर दिया गया। वहाँ पर वो अपनी पत्नी, जिनका नाम था बेगम जीनत महल, उन्हीं के साथ में वहाँ पर जेल में थे और बाद में 1862 में रंगून के जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। फिर लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना ये की थी किसने? इनका नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना क्रांतिकारी सेनानी, पत्रकार और वकील जिनका नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी और इंडिया हाउस एक छात्रावास था जो कि किराए पर घरों को ढूंढते समय नस्लवाद का सामना करने वाले छात्रों को आवास प्रदान करने के लिए बनाया गया था। फिर है कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता ये किसने की थी? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था लाहौर का, तो इसमें अध्यक्षता ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन नंबर बी आप इस पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग यहाँ पर की थी और जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक सत्र के दौरान इसके अध्यक्ष यहाँ पर चुने गए थे। 1929 में भारत के तत्कालीन वायसराय जिनका नाम था लॉर्ड इरविन, उन्होंने एक अस्पष्ट घोषणा की जिसे इरविन घोषणा के नाम से जानते हैं, ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं? तो फ्रंटियर गांधी की अगर हम बात करें तो ये हम जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर ए आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें खान अब्दुल गफ्फार खान की तो इन्हें हम फ्रंटियर गांधी, बच्चा खान या फिर बादशाह खान के नाम से जानते हैं। अब्दुल गफ्फार खान एक राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे जो महात्मा गांधी की तरह अपने अहिंसक आंदोलन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सरहद पर रहने वाले पठानों को अहिंसा का रास्ता दिखाया जिन्हें इतिहास में हमेशा सेनानियों के रूप में दर्शाया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, फ्रंटियर गांधी, बच्चा खान या बादशाह खान, ये हम जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। फिर ये आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक ये थे दयानंद सरस्वती जी। तो ऑप्शन नंबर ए आपस में ध्यान रखेंगे। इनका एक जो नारा है वो काफ़ी फेमस है जो आपको पता होना चाहिए। तो इनका नारा है बैक टू द वेदास यानी कि वेद की तरफ लौटो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि नारा किसने दिया, तो आपको ध्यान रखना है इसकी देन करता है वो है कौन? दयानंद सरस्वती जी, और इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1875 में, ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। फिर भारत में पहली रेल कब चली थी? तो पहली रेल की अगर हम बात करें ये चली थी 16 अप्रैल 1853 में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। इस समय जो वायसराय थे या फिर आप कहें गवर्नर जनरल, वो थे लॉर्ड डलहौजी। उन्हीं के दौरान में भारत की पहली जो है ये ट्रेन चलाई गई थी 1853 में, और 1853 में 16 अप्रैल को ये चलाई गई। और कहाँ से कहाँ तक? तो बॉम्बे से लेकर ठाणे के बीच में ये हुई थी 34 किलोमीटर के दायरे में। अब आप मुझे बताओगे कि इस ट्रेन का कुछ नाम था, उसका क्या नाम था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। फिर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की बात करें तो इसकी स्थापना ये की थी राजा राम मोहन रॉय ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1828 में। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी और बाद में इसे कहा गया ब्रह्म समाज। लेकिन उन्हें आपको ध्यान रखने की जो राजा राम मोहन रॉय है, इन्हें आधुनिक भारत के पिता, भारतीय पुनर्जागरण के पिता और साथ ही में अतीत और भविष्य के बीच में पुल, इन सभी के नाम से जाना जाता है। फिर एक केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका मखदूम का है यूपी मथुरा में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपस में ध्यान रखेंगे। स्थापना इसकी हुई थी 1979 में। कहाँ पर? मखदूम, आगरा, उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। फिर बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है कर्नाटका में। तो ऑप्शन नंबर सी आपस में ध्यान रखेंगे। फिर माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया था 3 जून 1947 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए माउंटबेटन योजना का उद्देश्य ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र प्रभुत्व यानी कि भारत और पाकिस्तान में विभाजित करना था, और यह विभाजन धार्मिक आधार पर था जिसमें पाकिस्तान का इरादा मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य बनाना था।
फिर है भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ में जुड़ी हुई है, तो ये जुड़ी हुई है 7 देशों के साथ में। तो ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान रखेंगे। वो 7 देश कौन से, तो एक है आपका पाकिस्तान, ऊपर है आपका अफगानिस्तान, फिर है चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और आपका बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है किस संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये हुई थी 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी, तो उन्हीं के कार्यकाल में ये फैसला लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो सर्वाधिक वर्षा की बात करें पूरे विश्व में तो ये होती है मानेसराम में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। मानेसराम ये है आपका मेघालय में। मेघालय में इतनी वर्षा की होती कभी आपने सोचा है? तो देखिए वहाँ पर रीज़न होता है कि 3 यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, गारो जयंतिया और गारो खासी जयंतिया, और पीछे है आपका बहुत बड़ा प्लेट्यू। जब वहाँ पर मानसून रे आती है तो क्या होता है कि यहाँ पर स्टक होकर रह जाती है, जिसकी वजह से इन 3 पहाड़ियाँ और जो बीच में यहाँ पर प्लेट्यू है इनके बीच में मानसून जो है वो ठहर जाता है और बार बार यहीं कहीं पर घूमता रहता है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता और थ्रू आउट देयर आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश देखने के लिए मिल जाती है। फिर एक ग्वादर बंदरगाह, ये किस देश में है? तो ग्वादर बंदरगाह की बात करें तो ये है आपका कहाँ पर, ये है आपका पाकिस्तान में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए ग्वादर पोर्ट की बात करें तो दुनिया में मौजूद सबसे गहरा बंदरगाह है ये एक, और यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में अरब सागर पर स्थित है और पाकिस्तान के समुद्री सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण और चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी के परिचालन नियंत्रण में ये देखरेख में है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये काटती है लिम्पोपो, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब ये कहाँ पर काटती है? तो देखिए लिम्पोपो नदी की बात करें तो बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की सीमा के पास से निकलती है, जहाँ पर ये हिंद महासागर में जाकर समाप्त हो जाती है। लेकिन इसी के बीच में बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में ये जो है मकर रेखा को 2 बार यहाँ पर काटती है। अब देखिए रिसेंटली हमारे कुछ PDF यहाँ पर लॉन्च हुई है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक है आपकी अप्रैल मंथ की पूरी करंट अफेयर, जिसमें आपको पूरा कंपाइलेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अप्रैल मंथ का, जिसमें आपको डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट सेगमेंट से देखने के लिए मिलेंगे। मोर देन 500 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही में जनवरी से मार्च का पूरा कंपाइलेशन भी है। जिस किसी ने भी ऑलरेडी जनवरी से मार्च का पूरा कंपाइलेशन यहाँ पर परचेस किया हुआ है वो सिर्फ अप्रैल मंथ का यहाँ पर PDF परचेस कर सकता है। साथ ही में PDF की आपको पॉलिटी की PDF भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इन सभी के लिए आपको जाना पड़ेगा www.ravibooksPDF.com पर। यहाँ पर आपको सभी PDF जितनी भी ई-बुक्स हमारी अवेलेबल है उन सब का यहाँ पर लिंक आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। तो वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर और डिस्कस करते हैं भारत के साथ व्यापार करने का जो चार्टर था वो महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था कब? 31 दिसंबर 1600 को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यानी कि 31 दिसंबर 1600 को भारत के साथ में व्यापार करने का जो चार्टर था वो महारानी एलिजाबेथ द्वारा ये दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर हासिल किया था, जिसमें EIC अन्य ब्रिटिश व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा के बिना ही पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने का एकमात्र अधिकार उन्हें यहाँ पर मिल गया था। फिर है भारत के राज चिन्ह के नीचे उल्लेखित सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही जीत होती है, इस वाक्यांश को किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये वाक्यांश ये लिया गया मुंडा उपनिषद से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। यानी कि जो आपका सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही जीत होती है, ये जो वाक्यांश है ये लिया गया मुंडक उपनिषद से। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। और इस वाक्य का अर्थ क्या होता है? सत्य की ही जीत। और ये किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में। फिर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम क्या था ये आपसे पूछा गया है। इनका नाम था दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय ये थे दादा भाई नौरोजी। तो देखिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी, इन्होंने लिबरल पार्टी के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ा था और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं और साथ ही में भारत के अनौपचारिक राजदूत के नाम से भी इन्हें यहाँ पर जाना जाता है।
फिर है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी की बात करें, ये आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ पर, ये होगा आपका आंध्र प्रदेश में। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, कुचिपुड़ी एक पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रारूप है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। यह एक अभिव्यंजक नृत्य प्रारूप है जो नृत्य, संगीत और नाटक का संगम है। फिर है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो अगर हम बात करें आरबीआई का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण, तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1949 में। दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो सार्वजनिक स्वामित्व में स्थानांतरण अधिनियम 1948 के आधार पर 1 जनवरी 1949 को आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण यहाँ पर किया गया था। और अगर हम बात करें इस केंद्रीय बैंक की स्थापना, तो ये हुई थी पहली बार 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। कौन से अधिनियम के तहत, तो ये अधिनियम का नाम था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। फिर संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख की गई है। तो अगर हम बात करें संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में है, तो ये है आपका भाग नंबर 20। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें आर्टिकल, तो आर्टिकल ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 368। तो देखिए, भारतीय संविधान का भाग 20 ये निहित करता है किसको, एकमात्र अनुच्छेद जो कि आपका 368, जिसमें बात की गई है संसद की शक्ति और संविधान में संशोधनों की प्रक्रिया की यहाँ पर बात की गई है। फिर है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो आपातकाल काल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन है ये कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 359 भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए किसी भी अदालत का स्थानांतरित करने के अधिकार का निलंबित करने का अधिकार यहाँ पर देता है। तो ये किसके पास नहीं थे, तो ये है भारत के राष्ट्रपति के पास में। फिर है ट्रिपल वैक्सीन जिसका नाम है डीपीटी, ये इनमें से कौन सा इसमें निहित नहीं है। तो डीपीटी की बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है डिप्टीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस, यानी कि डिप्टीरिया, डी फॉर डिप्टीरिया, पी फॉर पर्टुसिस और टी है आपका टिटेनस, यानी कि पीले यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी आप इसमें जानेंगे, ये आपका सही आंसर होगा। फिर है अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। तो इसके आवेश किसके बराबर होता है, तो इसका आवेश ये होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें हीलियम की, तो देखिए हाइड्रोजन हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास होता है 4, और यही बराबर होता है किसके, अल्फा के। तो ध्यान रखिएगा, अल्फा कण भी होता है 2 एटॉमिक मास के साथ में, जिसका एटॉमिक मास होता है 4। फिर न्यूटन के किसी गति के नियम से बल का व्यंजक यानी कि बल का जो फॉर्मूला है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा द्वितीय गति के नियम यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। देखिए, न्यूटन ने बेसिकली 3 लॉज आपको यहाँ पर दिए थे, जिसमें फर्स्ट लॉ बेसिकली डेफिनेशन की बात करता है, सेकंड लॉ से आपको मिलता है फॉर्मूला, और थर्ड लॉ यहाँ पर बात करता है प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया की, यानी कि एक्शन रिएक्शन फोर्स की। लेकिन फोर्थ यहाँ पर कुछ होता नहीं, तो ये वैसे ही कट जाएगा। लेकिन जो बल का व्यंजक है ये आपको प्राप्त होता है सेकंड मोशन के लॉ से। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम बे, जहाँ पर F होता है फोर्स, M होता है द्रव्यमान और A होता है आपका त्वरण। फिर रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। तो रिट जारी करने की अगर हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में ये आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपस में ध्यान रखेंगे। रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत यहाँ पर इशू कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें हाई कोर्ट, तो 226 के तहत में ये जो है रिट को यहाँ पर इशू कर सकता है। बेसिकली 5 प्रकार की रिट की यहाँ पर बात की जाती है, जो कि है आपकी हेबियस कॉर्पस, जिसको हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक होती है आपकी मैंडमस यानी कि परमादेश। एक होती है आपकी प्रोहिबिशन, जिसको कहते हैं प्रतिषेध रिट। एक होती है आपकी रिट ऑफ सर्जरी यानी कि उत्प्रेषण रिट, और एक होती है आपकी क्यो वारंट यानी कि अधिकार परीक्षा। तो ये सभी रिट है आपकी जो कि न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इशू कर सकते हैं। बस फर्क ये है कि हाई कोर्ट इशू करेगा 226 आर्टिकल के तहत में, वहीं अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो ये इशू करेगा आर्टिकल नंबर 32 के तहत में। हालांकि इस पर अलग से वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी, जिसमें सभी हम जितनी भी आपके रिट्स हैं 5 की 5, इन सभी को हम अलग से बहुत अच्छे और डिटेल तरीके से यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, 5 ये रिट है, 32 to 26 आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, और ये आता है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत।
फिर है दल बदल अधिनियम यानी कि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है आपका, ये किससे संबंधित है, यानी कि किस वर्ष ये पारित किया गया था, इससे संबंधित संशोधन। तो ये पारित हुआ था 1985 में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए दल बदल विरोधी विधेयक 1985 में संसद में ये पारित किया गया था, और लेकिन ये 18 मार्च 1985 को यहाँ पर लागू किया गया था। दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया और इसे 52 संशोधन अधिनियम के द्वारा यहाँ पर सम्मिलित किया गया था। दल विरोधी कानून की अगर हम बात करें तो संसद के किसी भी सदस्य को को किसी भी व्यक्तिगत कारणों से दल बदलने से ये रोकता है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान में सरोजनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। तो ये क्या था, कहाँ पर, इसका सही आंसर है धरसाना, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए दांडी में नमक मार्च के समापन के बाद में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश राज के शासन के खिलाफ अगले विरोध के रूप में गुजरात में धरासन साल्ट वर्कर्स के एक अहिंसक छापे को चुना था। लेकिन इसमें क्या हुआ था, पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें गांधी जी भी गिरफ्तार हुए थे और उन्हीं की अनुपस्थिति में सरोजनी नायडू, इमाम साहिब और मनीलाल द्वारा इस अधूरे कार्य को यहाँ पर पूरा किया गया था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा एक, अगर हम बात करें, प्रत्यभूत मौलिक अधिकार है। तो अगर हम बात करें कौन से इसमें से, तो इसका सही आंसर है समानता का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखेंगे। देखिए अगर हम बात करें हमारे संविधान में बेसिकली 6 मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। पहले ये 7 हुआ करते थे, लेकिन 7वां जो था राइट टू प्रॉपर्टी, अब उसको हटा दिया गया। अब टोटल जो है 6 राइट हमारे पास अवेलेबल है। वो 6 राइट कौन कौन से हैं, तो एक है आपका राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और एक है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि जो आर्टिकल नंबर 32 है ये बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का जो मुख्य कारण था वो क्या था, तो इसका मुख्य कारण था कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। मतलब एक राज्य और कितना अच्छा हो सकता है और हम उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं ताकि वो अपने राज्य में रहने वाले लोगों का वेलफेयर कर सके। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपको इसमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, धार्मिक त्योहार जिसका नाम है डांडिया, ये किस राज्य में उल्लास के साथ में खेला जाता है या फिर मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें डांडिया की, तो ये होता है आपका गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए डांडिया नृत्य ये राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में मनाते हैं, और डांडिया या फिर रास गुजरात के सबसे लोकप्रिय नृत्य हैं, लेकिन पूरे भारत में सभी राज्यों में भी इसको हम बनाते हैं। यह आमतौर पर नवरात्रि उत्सव के दौरान यहाँ पर किया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें राजस्थान के भी कुछ एरिया में हम इसको बनाते हैं, लेकिन बेसिकली डांडिया जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ पे, गुजरात में। फिर है इस क्वेश्चन में आपको बताना चाहूँगी कि बेसिकली यहाँ पर राजस्थान का मारवाड़ एरिया में भी इसको मनाते हैं। हालांकि ऑल ओवर इंडिया में इसको मनाते हैं, लेकिन जो बेसिकली हम इसको मनाते हैं वो मनाते हैं गुजरात में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपके पास डांडिया आता है तो आपको टिक करना है गुजरात। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। इसका ऑलरेडी मैं आपको अस्थायी बता चुकी हूँ, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर हम बात करें स्थायी की, तो ये चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो इस जो शब्द को हमने नहीं जोड़ा इसका नाम था गुट निरपेक्ष, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 3 शब्द यहाँ पर जोड़े गए जो कि थे आपके धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। इन सभी को हमने 42 से जो आपका संविधान संशोधन था उसके तहत जोड़ा गया था, और जिसको नहीं जोड़ा था वो था आपका गुट निरपेक्ष। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, जिसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द को यहाँ पर जोड़ा गया था। फिर किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केबल लामजो नेशनल पार्क ये स्थित है। तो ये आपका स्थित है कहाँ पर, इसका सही आंसर है मणिपुर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर किस नदी को चीन का शौक यानी कि सोर ऑफ चाइना ये कहा जाता है। तो ये कहते हैं हुआंगो नदी को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब इसको क्यों कहते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको जानना है कि हुआंगो को हम पीली नदी के नाम से भी जानते हैं और इसको चीन के दुख के रूप में जाना जाता है, क्योंकि लगातार विनाशकारी बाढ़ के कारण इसे चीन के दुख के नाम से जानते हैं। और इसका क्या होता है कि अपने पाथ को थोड़ा डाइवर्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बाढ़ की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना देखने के लिए मिलता है।
फिर विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच में है? तो अगर हम बात करें विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा, तो ये है आपकी कनाडा और यूएसए के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, दुनिया की सबसे लंबी भूमि सीमा ये है कनाडा और यूएसए के बीच में, जिसको हम सबसे लंबी सतत सीमा के नाम से भी जानते हैं। इसकी कुल लंबाई है 8893 किलोमीटर। फिर एक गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में हम जानते हैं किस नाम से? पद्मा के नाम से। तो ऑप्शन नंबर ए आपस में ध्यान रखेंगे। फिर वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो इनका नाम था हैदराबाद का निज़ाम। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब जो ये आपका सहायक संधि थी, इसके कुछ प्रोविज़न थे, कुछ नियम थे, कुछ शर्तें थी। वो क्या थी? तो इसमें था कि ब्रिटिश अपने सहयोगी को अपनी शक्ति के लिए बाहरी और आंतरिक खतरों से बचाने के लिए जिम्मेदार होंगे। सहयोगी के क्षेत्र में एक ब्रिटिश सशस्त्र दल तैनात किया जाएगा और सहयोगी अन्य शासकों के द्वारा समझौता कर सकता था, लेकिन उसको अंग्रेजों की अनुमति से ही युद्ध में संलग्न यहाँ पर वो हो सकता था। फिर भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटा सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को अगर उनके पद से हटाना है तो उसके लिए प्रक्रिया होती है। और कौन हटा सकता है? तो वो हटा सकता है भारत के संसद के द्वारा ही हम उनको हटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, भारत के संविधान को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। और महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में इसका प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। फिर किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान यहाँ पर किया गया? तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 243 के में। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अगर अनुच्छेद 243 के की बात करें तो ये निहित है किसके बारे में? इसमें निहित है राज्य निर्वाचन आयोग। और अगर हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य में स्थानीय संस्थाओं के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से चुनाव यहाँ पर करवाता है। फिर किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो ये आपका 102वें संविधान संशोधन में। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान के 102वें संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा यहाँ पर दिया था। भारत के संविधान के 102वें संशोधन अधिनियम 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा यहाँ पर दिया था। ठीक है। और इसमें क्या था? इसमें बेसिकली सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में हम जानते हैं। आर्टिकल आपको पता होना चाहिए 338 का बी। फिर गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वभौमिक नियम को किसने दिया? ये देता है न्यूटन ने। दैट इज ऑप्शन नंबर बी ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर पृथ्वी का पलायन वेग यानी कि स्केप वेलोसिटी कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड से फेंक दिया तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा, फिर वो कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, स्केप वेलोसिटी कितनी है? वो है आपकी 11.2। फिर विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व एड्स दिवस की बात करें, ये बनता है 1 दिसंबर को। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए, विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को HIV एड्स के साथ रहने वाले लोगों के विश्वास को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए मनाते हैं। और इसमें अगर हम बात करें विश्व एड्स दिवस की, तो 1988 में पहली बार ये मना था स्वास्थ्य दिवस के रूप में इसको यहाँ पर मनाया गया था। मतलब पहली बार स्वास्थ्य दिवस के रूप में से यहाँ पर मनाया था। फिर त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो आपको पता होना चाहिए जो 3 आपके लॉज हैं, V = U + AT, S = UT + ½ AT स्क्वायर और A क्या आपका V² = U² + 2AS। तो इसमें आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो वैसे तो, लेकिन सबसे ईजी है ये वाला A = V - U/T। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जानते हैं? तो चिपको आंदोलन के रूप में हम जानते हैं किसको? सुंदरलाल बहुगुणा को। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपस में ध्यान रखेंगे। तो चिपको आंदोलन की बात करें तो पेड़ों को नष्ट होने से बचाने और उनके संरक्षण के लिए ये जाना जाता है। और इसमें बेसिकली चिपको आंदोलन में क्या करते थे, जो लेडीज़ या फिर कोई हुआ करता था वो पेड़ों से चिपक जाते थे और बोलते थे अगर आपको पेड़ों को काटना तो पहले हमें काटना होगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था, वो पेड़ों से चिपक जाते थे। फिर मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित है? तो मानव के हृदय की बात करें तो ये 4 भागों में विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में हम जानते हैं? तो बंगाल में शोक दिवस मनता है 16 अगस्त 1905 में। ऑप्शन नंबर सी।
तो देखिए, बंगाल का विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था और रक्षाबंधन का समारोह 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया और पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक का दिन यहाँ पर घोषित किया गया था। फिर हरित जो अधिकरण है आपका, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ये हुई थी साल 2010 में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में कंफ्यूज नहीं होना है। तो भारतीय ब्रह्म समाज की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? ये थे आपके केशव चंद्र सेन। वहीं अगर हम बात करें आर्य समाज की तो ये थे दयानंद सरस्वती जी। और वहीं अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की तो और साथ में पूर्ण स्वरचन सभा की तो इसके संस्थापक थे महादेव गोविंद रनाडे। फिर सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और इसका उद्देश्य कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करना और प्रशिक्षित करना था। और यह उस देश का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था जिसने खुद को वंचितों, ग्रामीणों और आदिवासी लोगों और अन्य सामाजिक कारणों के लिए समर्पित यहाँ पर किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये प्रस्तावित किया था किसमें? वर्धा में जो आपका अधिवेशन होता है उसमें, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के वर्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और इसमें नारा दिया था करो या मरो, यानी कि डू और डाई। वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव के रूप में भी हम जानते हैं और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने शीघ्र ही खुद को क्रांतिकारी या फिर आतंकवादी आंदोलन में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? तो ये जारी कर सकता है आर्टिकल नंबर 32 के तहत में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? काफ़ी इजी क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना है। ये है किससे? ये है आपका भाला फेंक से, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको कुछ वन्यजीव अभयारण्य दे रखे हैं। चंद्रप्रभा की बात करें तो ये यूपी में है। जयसंबत तो ये भी आपका राजस्थान में है। करेरा ये आपका मध्य प्रदेश में है। नाहरगढ़ की बात करें तो ये आपका कर्नाटक में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अब नाहरगढ़ कर्नाटक में नहीं है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है। फिर सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, डेल्टा आकार में त्रिकोणीय होता है। यह नदी के मुहाने पर बना भूमि का एक क्षेत्र है जहाँ पर नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है और उस बिंदु को नदी का मुंह कहा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा यहाँ पर बनाती है। फिर पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ये होता है किसमें? ये होता है आपका किसमें? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण आमतौर पर पत्तियों में होता है। यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में मौजूद हरे रंग द्रव्य जिसे क्लोरोफिल कहते हैं उसके द्वारा यहाँ पर होता है और जो सूरज की रोशनी को अवशोषित कर सकता है। यह पत्तियों में भी पाई जाती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों को अपने लिए खाना बनाने में सहायता करती है। फिर भारतीय छोड़ो आंदोलन के दौरान में स्थापित समांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार ये कौन सी थी? तो ये थी आपकी सतारा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, 1943 में सतारा में एक समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। सतारा समांतर सरकार के नेता कृति सिम्हा नाना पाटिल थे जो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए थे और 1957 में सतारा से और फिर 1967 में बीड़ और सीपीआई के टिकट पर लोकसभा के लिए निर्वाचित यहाँ पर हुए थे। फिर पदार्थ का जो परमाणुविक सिद्धांत है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वो दिया था जॉन डाल्टन ने। आपने सुनी होगी बचपन में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, तो ऑप्शन नंबर सी। आप इसमें ध्यान रखेंगे।
फिर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। कब से कब हुआ था? तो 3 से लेकर 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में ये हुआ था। और इसे पर्यावरण और विकास रियो शिखर सम्मेलन या फिर रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन और इस नाम से हम इसको जानते हैं। फिर किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल ये कहते हैं? तो मानव जाति का जन्मस्थल ये कहते हैं अफ्रीका को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है प्रमुख पर्वत और उनके कुछ बिंदु है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा यहाँ पर गलत है। हिमालय का सबसे ऊंचा बिंदु ये माउंट एवरेस्ट सही है। एंडीज का एकांकुआ ये सही है। रॉकी का माउंट मैरी एल्बर्ट ये भी सही है, लेकिन अल्पास का एल्ब्रुस ये नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको पूछा गया, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। इसके लेखक मिन्हास उस सिराज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग की बात करें तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं फोजल की आयु का पता लगाने के लिए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस किया है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। अब आता है टेस्ट का टर्न, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की राज चिन्ह के नीचे उल्लेखित सत्यमेव जयते इसका जो वाक्यांश है वो कहाँ से लिया गया, इसके बारे में आपको बताना है। अगला है क्वेश्चन, जीएसटी किस प्रकार का कर है, इसके बारे में आप मुझे बताओगे। जीएसटी की फुल फॉर्म कब लागू हुआ, भारत ने विश्व में कहाँ पर लागू हुआ, कौन सा संविधान संशोधन था, इन सभी के बारे में आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा पीडीएफ ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा डेली सुबह करंट अफेयर की क्लासेस होती है जो लेती है आपकी अदिति मैम, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि पर। इसके अलावा आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर के क्विजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। और पीडीएफ की वेबसाइट है आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो कि आपकी www.ravibookspdf.com है, जहाँ पर आपको सभी ई बुक्स सभी पीडीएफ के लिंक्स आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। और सभी के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप जाकर वहाँ पर उनको चेकआउट कर सकते हैं। आज लेते हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।